So we are going to study about section 41 of Transfer Property Act, or you can say that we are going to study about the transfer by an ostensible owner, या फिर आप कह सकते हो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फोल्डिंग आउट पढ़ रहे हैं. ठीक है, नाम ही इतने सारे हैं बट इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट. ठीक है, अब ऑस्टेंसिबल ओनर का पहले मतलब समझो, फिर समझेंगे उसके द्वारा जो ट्रांसफर है वॉइड है या वैलिड है, मतलब क्या सिचुएशन होता है, क्या क्या स्टेटस है जो ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू ट्रांसफर होता है. तो पहले समझना जरूरी है ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है. ऑस्टेंसिबल ओनर ना बेसिकली वो पर्सन रहता है ना जो कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है. इस लाइन को आप दोबारा सुनो. एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर. एक तरीके से बेनामी ओनर होता है. अब मैं आपको एक इंस्टेंस के थ्रू समझा रही हूँ. अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई पर्सन रहता है टैक्स बचाने के लिए या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ब्लैक मनी से रिलेटेड जो चीजें रहती है, लोग क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अपने नाम से नहीं खरीदते, अपने किसी रिश्तेदार है ना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, इनके नाम पे खरीदते हैं. एक्चुअली में पैसा लगा कोई और रहा होता है, ठीक है, लेकिन नाम जो प्रॉपर्टी किसी और पे चढ़ती है. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ए है, ठीक है, अब वो टैक्स बचाने के लिए क्या कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो टैक्स बचाने के लिए क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी जो है खरीद रहा है, लेकिन किसी और के नाम पे रजिस्टर करवा रहा है, बी के नाम पे. तो ऐसे सिचुएशन में रियल ओनर कौन हुआ, ए, क्योंकि पैसा तो इसी का लग रहा है ना. और ऑस्टेंसिबल ओनर कौन हुआ, बी, जो कि एक्चुअली में ओनर है नहीं, इसने पैसा वैसा नहीं लगाया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी इसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो देखने से तो यही लग रहा है ना कि यही जो है ओनर है. तो बी ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ऑस्टेंसिबल ओनर हुआ, और ए जो है वो रियल ओनर हुआ. दोबारा से इनका डिफरेंस समझो. ऑस्टेंसिबल ओनर क्या कौन होता है, ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब जिसने अपना पैसा नहीं लगाया होता प्रॉपर्टी में, ठीक है, वो रियल ओनर नहीं है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि वही ओनर है. पैसा किसी और ने लगाया होता है. अब पैसा दूसरे लोग क्यों लगाएंगे आप सोच रहे हो. इस वजह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे टैक्स बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी रहती है जब बहुत सारी, तो क्या करते हैं, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, दोस्तों के नाम पे क्या करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं. ठीक है, पैसा वो लगाते हैं, पैसा वो लगाएंगे, लेकिन नाम उनके रिश्तेदार, दोस्त जिसके नाम पे करता है उनका नाम आता है प्रॉपर्टी पे. तो ऐसे सिचुएशन में अब जो सवाल उठता है, जो मेन सेक्शन 41 है, वो ये है कि अगर ऑस्टेंसिबल ओनर जो होता है बी, मानो यहाँ पे अगर वो किसी को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, सपोज सी, तो क्या ऐसे सिचुएशन में जो सी है यानी कि जो ट्रांसफरी है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल जाएगा. तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जो सी है गुड फेथ में सेट करना चाहिए, मतलब उसने प्रॉपर इंक्वायरी करी है ना, रीजनेबल मैन जैसे इंक्वायरी करेगा, और उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो एक्चुअल ओनर है वो बी ही है, उसे ए का कुछ नहीं पता. सी जो है, सी को लगता है कि जो बी है वो एक्चुअल ओनर है, रियल ओनर वही है, ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता है, और सी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो सी के पास बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का टाइटल जाएगा. तो ये था हमारा जो पूरा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. तो कहने का मतलब जो पूरा सेक्शन है जिसका नाम रिवॉल्व करता है कि क्या ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, और अगर कर देगा तो क्या जो ट्रांसफर है उसके पास जो टाइटल जाएगा वो वैलिड रहेगा, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है इनके बीच में क्या वो वैलिड रहेगा. तो इसका आंसर है यस, लेकिन कंडीशन ये है कि सी मस्ट एक्ट इन ट्रांसफर, ही मस्ट एक्ट इन गुड फेथ. अब देखते हैं एसेंशियल. अब और अच्छे से इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, एसेंशियल पढ़ने के बाद. देखो इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रांसफर होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, तो साफ क्लियर है, और किसके थ्रू होना चाहिए, ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू. अच्छा, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर जो पर्सन है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है कि रियल ओनर, इसके कुछ टेस्ट है जो किसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो है ऑस्टेंसिबल ओनर ने, ऑस्टेंसिबल ओनर का तो मतलब आपको पता ही है, ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो है ट्रांसफर किया है. अब जो कंसेंट होनी चाहिए ऑस्टेंसिबल ओनर के पास, किसकी कंसेंट होनी चाहिए, रियल ओनर की. किस, चाहे वो कंसेंट जो है ना वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है. कंसेंट किस चीज की होनी चाहिए, प्रॉपर्टी बेचने की. अब आप कैसे देखो, अगर एक्सप्रेस है तो तब तो रियल ओनर ने साफ साफ बोल रखा, तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड ऐसे सिचुएशन में होते हैं, सपोज जो ऑस्टेंसिबल ओनर है प्रॉपर्टी पे कोई भी एक्ट कर रहा है, और जो रियल ओनर है कभी अपोज ही नहीं करता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो है कंसेंट है उसकी, ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट है. तो एक तरीके से कंसेंट भी होनी चाहिए. ऑब्वियसली उसके नाम पे प्रॉपर्टी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पास कंसेंट है कि इस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है, ठीक है. अगला है जो प्रॉपर्टी है, ये मतलब ये वाला जो सेक्शन है ऑपरेशन में सिर्फ तभी आएगा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी हो.
अगली चीज कि जो प्रॉपर्टी है किसी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हो, कंसिडरेशन मतलब अगर गिफ्ट कोई कर रहा है ऑस्टेंसिबल ओनर किसी को तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, तो गिफ्ट तो वॉइड भी हो सकता है। उसके बाद अगला, जो ट्रांसफरी है जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसने पूरी रीजनेबल केयर दिखाई है कि हाँ ये जिस इंसान से मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वही रियल ओनर है और वह इंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो बेनामी ट्रांजैक्शन का टेस्ट क्या है, सबसे पहला कि जो ये देखना कि ये जो पैसा है जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, क्या जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम पर पैसा कोई और दे रहा है ये देखा जाएगा। उसके बाद पोजीशन किस तरीके से है परचेज के बाद से, और क्या पार्टीज का मोटिव है, क्या ऐसा मोटिव तो नहीं कि किसी और के नाम पे खरीदा पर वो एक्चुअली वहाँ पे अपना काम कर रहा है या किराया ले रहा है, मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है। और फिर पार्टीज के पीछे रिलेशन किस तरीके का है ना, फैमिली मेम्बर या जो भी हो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि टाइटल डीड किसके पास रह रही है सेल के बाद, फिर उसके बाद पार्टीज का कंडक्ट कैसा है सेल के बाद, ओके, मतलब कौन कितना हक दिखा रहा है प्रॉपर्टी पे उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो कि बताती है बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में। बट बेनामी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग साफ साफ कहें, दिस इज ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्पज़ के लिए, बट अगर कोई साफ साफ बोले बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या, तो बेनामी ट्रांजैक्शन बस इतना ही है, पैसा कोई और देता है, प्रॉपर्टी होती किसी और के नाम पे। ये कुछ टेस्ट है वैसे डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टडी द केस लॉ। तो जो पहला केस है राम कुमार का केस है, इसके अंदर क्या रहता है कि हस्बैंड जो रहते हैं वो अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। अब वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड से बिना पूछे जो भी अनअवेयर था हस्बैंड, और वो क्या करती है ये प्रॉपर्टी किसी एक्स इंसान को बेच देती है। तो ऐसे में जब ये हस्बैंड सू करता है एक्स को कि ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो कोर्ट बोलती है कि जो वाइफ है ऑस्टेंसिबल ओनर है और उसके पास राइट है कि प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, ट्रांसफरी के पास बेटर टाइटल है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरी को तो पता ही नहीं था कौन रियल ओनर है कौन ऑस्टेंसिबल ओनर है, ठीक है। तो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, अगर ये सेक्शन हम लिख रहे हैं तो दिस इज द मस्ट मेंशन केस, ठीक है। उसके बाद अगला जो केस है हमारा, इस केस में कोर्ट ने ये बोला ना कि जब हम इंक्वायरी जो ट्रांसफर या इंक्वायरी करते हैं प्रॉपर्टी की, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें यही देखनी पड़ती है, जैसे सपोज रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक लिया तो बात खत्म, नहीं, वो डिपेंड करता है केस के हिसाब से, ठीक है। तो हर हर केस पे अलग अलग डिपेंड करेगा कि कितनी इंक्वायरी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सपोज अगर आपने सपोज जो है ट्रांसफर से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखा लेकिन फिर भी उसे किसी तरह का डाउट होता है तो उसे फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। फिर जो हमारा तीसरा केस है, इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है ना कि ये जो पर्सन है ये ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो ऑस्टेंसिबल ओनर, तो हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई हेल्प यू।